नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेगासस जासूसी कांड विपक्ष और सरकार की राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा नहीं है। हिंदी के अखबार इस खबर की डिटेल को गायब कर ऐसी नारेबाजी से लीपापोती कर रहे हैं ताकि आप पेगासस के नाम पर खबर पढ़ भी लें और कुछ पता भी ना चले और आपको लगे कि यह कोई रूटीन लड़ाई सी है। गोदी मीडिया के जरिए आजकल हर दूसरी खबर को जनता के बीच इसी तरह खिचड़ी बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि मूल सवाल खो जाए। अखबारों और गोदी मीडिया के चैनलों के जरिए पेगासस के खतरों को आम जनता के बीच नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ब्लॉगर मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर के साथ जो हुआ, आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के इस ब्लॉगर के फोन से डेटा लेकर उसके बैंक खाते से $1,40,000 उड़ा लिए गए। लोकेशन पता कर गुंडों से पिटवा दिया गया और अब मंसूर जेल में है 10 साल के लिए। इसी तरह 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी का लोकेशन जान लिया गया और तुर्की में सऊदी अरब दूतावास के भीतर उनकी हत्या करा दी गई। 2011 में मैक्सिको ने अपने देश के पत्रकारों और विरोधी नेताओं को इसी पेगासस के इस्तेमाल से टारगेट किया। एक जानकारी और, आपको इसके खतरे को समझने में मदद मिल सकती है। भारत में भीमा कोरेगांव मामले में बंद किए गए दिवंगत स्टैन स्वामी, रोना विल्सन, आनंद तेलतुंबडे को भनक तक नहीं थी कि उनके कंप्यूटर में संदिग्ध दस्तावेज गुप्त रूप से प्लांट कर दिए गए हैं। उनके ईमेल से उनकी तरफ से कोई जवाब दे रहा है जिसके आधार पर उन्हें भारत के खिलाफ साजिश के आरोप में जेल में बंद कर दिया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में कई बार विस्तृत रिपोर्ट की है और टोरंटो यूनिवर्सिटी की सिटीजन लैब ने इसकी पुष्टि भी की। इसी लैब ने दुनिया के कई फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की जांच की और बताया है कि इस तरह का खतरा केवल 2-4 को नहीं बल्कि लाखों की संख्या में नागरिकों को हो सकता है। पेगासस से लाखों लोगों को खतरा है। इसके खरीदने का आधार गुप्त रखा जाता है, इसलिए और भी खतरनाक है। इसलिए जो खरीदता है वो अपने मुल्क के स्वाभिमान को गिरवी रखता है। बेचने वाला देश जानता है कि आतंक के नाम पर खरीदकर इसका इस्तेमाल जनता की जासूसी में किया जा रहा है। इजराइल चाहे तो इस जानकारी के आधार पर खरीदार देशों को ब्लैकमेल कर सकता है। यही कारण है कि पेगासस की खबर गोदी मीडिया में इस तरह पेश की जा रही है कि जनता का ध्यान मूल सवाल पर ना जाए। यह भ्रम फैलाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की छवि खराब करने के लिए ऐसी खबर छापी है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर से अगर किसी की छवि खराब होती है तो सबसे ज्यादा अमेरिका की होती है, जहां का वो अखबार है। 28 जनवरी के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी यह हेडलाइन कहती है कि अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने गुप्त रूप से इजरायली सॉफ्टवेयर खरीदा और अमेरिकी नागरिकों के फोन को हैक करने की संभावनाओं का परीक्षण भी किया। इसमें बताया गया है कि कैसे न्यू जर्सी स्थित FBI की एक इमारत में इस सॉफ्टवेयर को लगाने के लिए इजराइल की कंपनी के इंजीनियर अमेरिका आए। जून 2019 में पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया, लेकिन इसकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। यही नहीं, अमेरिका की एजेंसियों ने फैंटम नाम के एक और सॉफ्टवेयर खरीदने पर विचार भी किया, लेकिन खरीदा नहीं गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले अमेरिका की पोल खोली है कि पब्लिक में निंदा करने के बाद भी पेगासस बनाने वाली कंपनी से बातचीत हुई और इसके सॉफ्टवेयर को खरीदा गया। एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भारत में संसद सत्र के पहले यह खबर आई है तो भारत के खिलाफ है। क्या अमेरिका में भी संसद का सत्र चल रहा है और अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? क्या हंगरी और पोलैंड में भी संसद का सत्र शुरू हो गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट की पड़ताल में 1 साल लगाए हैं। काफी लंबी रिपोर्ट है। 68 पैराग्राफ की इस रिपोर्ट में केवल एक पैराग्राफ भारत पर है, यानी 1.5% जगह भारत को लेकर है। भारत विरोध के नाम पर इस खबर से उठने वाले सवालों से पीछा छुड़ाया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने तो नहीं कहा कि यह अमेरिका विरोधी प्रोपेगेंडा है। इससे साफ हो जाना चाहिए कि यह खबर भारत के खिलाफ नहीं है। भारत सरकार का स्टैंड देखिए तो काफी कुछ समझ में आता है। संसद में तत्कालीन IT राज्य मंत्री कहते हैं IT मंत्रालय के पास जानकारी नहीं है कि पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया। संसद में ही रक्षा राज्य मंत्री जवाब देते हैं कि NSO ग्रुप की टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं की। जाहिर है रक्षा मंत्रालय ने जानकारी के आधार पर ही यह बात कही होगी कि लेन देन नहीं है,
तो फिर आईटी मंत्रालय को यह जानकारी कैसे नहीं हुई? यही नहीं, भारत सरकार जांच से इनकार कर देती है, जबकि फ्रांस और जर्मनी में इस मामले की जांच होती है। जासूसी को सही पाया जाता है। जर्मनी की पुलिस इसे स्वीकार कर लेती है। जर्मनी की सरकार भी संसद की समिति को बताती है। क्या भारत सरकार को यह चिंता नहीं है कि अगर उसने सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है तो फिर कौन इसके इस्तेमाल से भारत की महिला पत्रकारों से लेकर विपक्ष के नेताओं और उसके मंत्रियों के फोन की जासूसी कर रहा है? भारत का एक और स्टैंड देखिए। जांच से तो इनकार किया ही, सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में हलफनामा देने से भी इनकार कर दिया। क्यों? क्या सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं? पेगासस का पर्दाफाश करने के लिए दुनिया के 17 समाचार संस्थानों और उनके 80 पत्रकारों ने मिलकर अपने देशों में पड़ताल की थी। यह प्रोजेक्ट किसी एक देश के खिलाफ नहीं था, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में था। पेगासस के खरीदार देशों में भारत के अलावा मेक्सिको, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब और अमेरिका के भी नाम हैं। क्यों खरीदने वाला देश अपनी जनता के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है? पेगासस की बहस को ध्यान से देखिए। भारत सरकार एनएसओ पर बैन नहीं लगा रही है, ना अपनी तरफ से जांच करने आगे आई, लेकिन इस बहस में देश की सुरक्षा को अपना ढाल बना रही है। तो कम से कम देश की सुरक्षा के नाम पर ही मान ले कि पेगासस खरीदा गया है। सुरक्षा की दलील ही अगर सर्वोपरि है तो भारत सरकार बताए कि जब फरवरी 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और 40 से अधिक जवान मार दिए गए, तब इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया? पेगासस के जरिए किस आतंकी हमले को टाला गया है? पिछले साल घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और आज तक आतंकी मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं। हम नहीं जानते कि पेगासस ने आतंक की लड़ाई को कितना मजबूत किया है, उसके खिलाफ लड़ाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे पर गए थे, तब इसे गुप्त रूप से खरीदा गया, रक्षा सौदों के साथ। हिंदू अखबार ने भी उस साल की एक रिपोर्ट में बताया था कि उस साल अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बजट 10 गुना बढ़ा दिया गया। पिछले साल कांग्रेस ने सवाल किया था कि क्या 10 गुना बजट पेगासस खरीदने के लिए बढ़ाया गया था। 2017 में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक जुमला कसा था, I²T², और इसका मतलब बताया कि आईटी का माने हुआ इंडियन टैलेंट और इजरायली टेक्नोलॉजी। क्या ये वो इशारा पेगासस के लिए भी था? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनकी पत्नी का नाम भी पेगासस की जासूसी की सूची में है। इस बात से ही किसी सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था, अपनी तरफ से जांच करनी चाहिए थी, जिस तरह से बाकी देशों ने की है। नवंबर 2021 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एनएसओ को बैन किया तो उसका आधार यही बताया कि इसका इस्तेमाल विदेशी सरकारों को बदनाम करने में, पत्रकारों और विरोधियों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। क्या भारत को अपने नागरिकों की इन सवालों के साथ कोई चिंता नहीं? आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने कहा है कि उसके उपभोक्ताओं के फोन पेगासस से हैक किए गए हैं। एप्पल ने पेगासस बनाने वाली कंपनी के खिलाफ हर्जाने के लिए मुकदमा किया है। 2019 में व्हाट्सएप ने कैलिफोर्निया की अदालत में पेगासस बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया। फेसबुक के साथ जीआईटी हब और लिंक्डइन ने भी मुकदमा किया। दिसंबर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को जैसी कंपनियों ने भी एनएसओ के खिलाफ मुकदमा किया है। तमाम बड़ी टेक कंपनियां पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ के खिलाफ केस कर रही हैं और भारत सरकार को संदेह भी नहीं हो रहा है। अमेरिकी टेक कंपनियां पेगासस के खिलाफ कोर्ट में हैं, लेकिन अमेरिका ने नहीं कहा कि कोर्ट का फैसला आएगा तब जांच करेंगे और बैन लगाएंगे। यह मुकदमा चल रहा है, लेकिन उससे पहले नवंबर में जब अमेरिका ने एनएसए को बैन किया तो यह खबर सारी दुनिया में छपी थी। लेकिन एक महीने बाद दिसंबर में राज्यसभा में सरकार जो जवाब देती है और लोकसभा में, उससे उसके जवाब को लेकर तमाम संदेह फिर से गहरे हो जाते हैं। यह राज्यसभा में दिए गए जवाब का हिस्सा है कि सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अमेरिका ने जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ को काली सूची में डाला है।
जिसका इस्तेमाल पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और दूतावास के कर्मचारियों के खिलाफ हो रहा है। सवाल था कि खबरों में ऐसा छपा था, क्या यह सही है? जब लोकसभा में शशि थरूर इसी तरह का सवाल करते हैं कि खबरों में यह छपा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ग्लोबल डिजिटल कंपनियों के खिलाफ कानून बनाए हैं, क्या इसकी जानकारी है? तो वही आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर लोकसभा में कहते हैं, हां जानकारी है। दोनों जवाब के बीच केवल 48 घंटे का अंतर है। वॉशिंगटन में भारत का दूतावास है और दिल्ली में अमेरिका का दूतावास है। भारत के मंत्री को जानकारी नहीं है कि अमेरिका ने एनएसओ पर बैन किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी खबरें छपी हैं, इसकी जानकारी है। क्या सरकार को नहीं पता कि अमेरिका ऐसी कंपनियों की सूची कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी BIS की वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है, जिससे कोई भी जान सकता है कि किस कंपनी को अमेरिका ने बैन किया है। गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पिगेसस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं कर रहा। पेगासस बनाने वाली एनएसओ कंपनी ने जवाब दिया है कि हर देश एक दूसरे को फाइटर प्लेन से लेकर टैंक और ड्रोन बेचता ही है, खरीदने वाले भी खरीदते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरणों की बिक्री गलत है, यह अजीब बात है। कंपनी के इस जवाब पर सवाल यह होना चाहिए कि जब कोई देश किसी से लड़ाकू विमान खरीदता है तो उसकी सार्वजनिक घोषणा होती है, लेकिन पेगासस सॉफ्टवेयर गुपचुप तरीके से खरीदा और बेचा जाता है। उस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के घर पर बम गिराने में नहीं होता है, लेकिन जब जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है तब इस सूचना को गुप्त रखा जाता है और आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उसके बाथरूम में झांका जाता है। लड़ाकू विमान और पेगासस के इस्तेमाल में यही अंतर है। रफाल के कवरेज को याद कीजिए। जिस गोदी मीडिया ने रफाल के सौदे पर उठे सवालों को जनता तक पहुंचने नहीं दिया, सरकार से सवाल नहीं किया, वह गोदी मीडिया रफाल के आगमन को लेकर कई दिनों तक महा कवरेज करता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बंद लिफाफे में जवाब देती है और मामले में क्लीन चिट मिलता है, लेकिन फ्रांस में आज तक इसे लेकर जांच हो रही है और वहां इस सौदे में दलाली को लेकर खबरें आती रहती हैं, भारत से तार जुड़ते रहते हैं। इसके बाद भी भारत की सरकार नई खबरों के आने पर कोई संज्ञान नहीं लेती। रफाल का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है तो फिर पेगासस को लेकर सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं होती है? रही बात आतंक के खिलाफ इस्तेमाल की, तो कौन आतंकी है यह भी सरकार तय करती है। आपने देखा था कि कैसे किसानों को आतंकी बताया जाने लगा था। अब थोड़ी बात बजट पर भी कर लेते हैं। चुनाव आता है तो मीडिया की खबरें जाति और धर्म के विश्लेषण से भर दी जाती हैं। हर साल यह होता है, आपको लगेगा कि आप चुनावी कवरेज पढ़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान मूल सवालों की पड़ताल बंद कर दी जाती है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो अखबार और टीवी चैनलों का सारा स्पेस ऐसी बोगस बहसों से भर दिया जाता है कि जाटलैंड का सरताज कौन होगा। इससे मीडिया को एक सुविधा होती है, वो उन सवालों को उठाने से बच जाता है जिससे किसी दल या सरकार का झूठ पकड़ा जाए और सरकार बहादुर नाराज हो जाए। एक समय स्मार्ट सिटी का कितना शोर हुआ। यूपी के चुनाव में आप स्मार्ट सिटी को लेकर कम ही चर्चा सुनेंगे, दंगों को याद कराने की चर्चा ज्यादा सुनेंगे। हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में बीजेपी के हर नेता के बयान को मोटे अक्षरों में और काफी विस्तार से छापा जा रहा है। इनकी तुलना में विपक्ष की खबरों को पतले अक्षरों से और छोटी जगहों में छापा जा रहा है। इन खबरों को पढ़कर याद ही नहीं आएगा कि इस चुनाव में विपक्ष भी है।
अमित शाह और योगी पश्चिम यूपी में दंगों की याद दिला रहे हैं। अखबारों की तमाम हेडलाइन इसकी याद दिला रहे हैं। किस तरह से और क्या याद दिला रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई यह याद नहीं दिला रहा है कि पश्चिम यूपी के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनना था। स्थानीय स्तर पर मीडिया मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को भी स्मार्ट सिटी लिख देता है, लेकिन केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर इन जिलों के नाम स्मार्ट सिटी की सूची में नहीं है। पश्चिम यूपी के शहरों में केवल सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ के नाम हैं। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की वेबसाइट से पता चलता है कि सहारनपुर के लिए 24 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें से 6 ही पूरे हुए हैं। 900 करोड़ में से केवल 46 करोड़ का इस्तेमाल हुआ। अमित शाह को यह भी तो याद दिलाना चाहिए। बजट के समय भी उसी तरह की रिपोर्टिंग होती है जिस तरह चुनाव के समय होती है। पहले के बजट में क्या कहा गया और अब के बजट में क्या कहा गया, इसकी चर्चा गायब कर दी जाती है। जैसे 2022 के इस साल हर किसी को घर मिलना था, सारे किसानों की आय 2 गुनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसकी चर्चा ही नहीं हुई। गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 2022 के साल में मोदी सरकार के 3 बड़े टारगेट पूरे होने थे। तीनों की बात नहीं हो रही है। किसानों की आय दोगुनी होनी थी, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत लाखों किसानों को सोलर पंप मिलना था, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 करोड़ शहर और गांव में घर बनने थे। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई रिपोर्ट फाइल की है। 13 दिसंबर की एक रिपोर्ट में अनुराग ने बताया कि राज्य सरकार ने गांवों में बनने वाले घरों का लक्ष्य 25% कम कर दिया है। कारण बजट की कमी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत कुल लक्ष्य 32,27,131 घरों का है, लेकिन अभी तक 19,37,812 यानी 60% घर ही बन सके हैं। शहरों में करीब 53% ही घर बने हैं। यही ट्रेंड आपको दूसरी जगहों पर भी दिखेगा। बजट भाषण में अरुण जेटली ने गांवों में 4 करोड़ घर बनाने की बात कही थी, लेकिन 20 नवंबर 2021 के पीआईबी की रिलीज में बताया गया है कि इसका टारगेट 2 करोड़ 95 लाख घर बनाना है, और 29 जनवरी 2022 तक 1 करोड़ 70 लाख घर ही पूरे हुए। यहां भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। शहरों में भी 2 करोड़ घर बनाए जाने थे, लेकिन 4 जनवरी 2022 के पीआईबी की रिलीज में बताया गया है कि अभी तक करीब 53 लाख घर ही पूरी तरह से बनकर सौंपे जा सके हैं। टारगेट से कितना पीछे हैं। पुराने बजट में की गई घोषणाओं और उनकी राशि को पढ़िए, फिर अगले 2-3 बजट में देखिए कि उतना पैसा दिया गया जितना कहा था, तो काफी अंतर मिलेगा। ऐसी एक योजना को लेकर नहीं, कई योजनाओं में आपको यह बात दिखेगी। मिसाल के तौर पर 2016 के बजट में अरुण जेटली ने कहा कि एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम AIBP के तहत 80 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाएगा अगले 5 साल में, और इसके लिए 86,500 करोड़ की जरूरत होगी, लेकिन अभी तक 13,500 करोड़ ही खर्च हुए। इसी तरह 2019 के बजट में ई-व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए फेम 2 योजना का ऐलान हुआ। बड़ी हेडलाइन छपी। इसके लिए 3 साल में 10,000 करोड़ खर्च होने थे, लेकिन पहले 22 महीने में यानी 31 जनवरी 2021 तक सरकार ने केवल 1575 करोड़ ही खर्च किए हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है। अब तो नमामि गंगे की बात ही नहीं होती, जबकि 20,000 करोड़ की यह योजना 2014 में लॉन्च हुई थी। मां गंगा ने जिन्हें बुलाया था वह भी नमामि गंगे की बात न के बराबर करते हैं। सरकार का हाल यह है कि 2014 में क्लीन गंगा फंड बना था ताकि NRI और आम भारतीय इसमें चंदा देकर पुण्य कमा सकें।
इसमें कुल 240 करोड़ ही चंदा आया और उसमें से भी केवल 90 करोड़ खर्च हुआ है। जनवरी 2015 में क्लीन गंगा फंड के लिए ट्रस्ट बनाया गया, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। नियम बना कि हर 3 महीने में इसकी एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन 5 साल में कुल 3 बैठकें हुई हैं, केवल 3। यह जानकारी मार्च 2021 में आई संसद की स्थायी समिति में दर्ज है। 2018 के बजट में कहा गया कि इसके तहत 127 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर कुल 16,713 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 साल में केवल 9,781 करोड़ ही खर्च हुए हैं, जबकि इसका बजट 20,000 करोड़ बताया गया था। जब पैसा ही पूरा खर्च नहीं हुआ तो जाहिर है प्रोजेक्ट आधे अधूरे रह गए होंगे, लेकिन सरकार इसे सफल बताती है। जमीन पर इन प्रोजेक्ट की क्या हालत है, संसाधनों की कमी के कारण हम सारा कुछ तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर अखबारों में या चैनलों पर कम ही छपा दिखता है। और यूपी जाने वाले किसी भी पत्रकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर शायद ही कोई विस्तृत रिपोर्ट की हो, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे को लेकर। 2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी है, मगर कहीं कोई जश्न दिख रहा है। चुनाव है तो शायद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा बजट में बढ़ा दें, लेकिन इसी के भरोसे तो किसानों की आय दोगुनी नहीं होनी थी। इतना सारा समय बीत गया, उसके बाद अब अशोक गुलाटी जो अर्थशास्त्री हैं, अंग्रेजी के अखबार में लिख रहे हैं कि अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो खेती पर रिसर्च का बजट 3 गुना बढ़ाना होगा। यह भी कोई नई जानकारी है जो आइंस्टीन ही बता सकते। मतलब इतना बेसिक काम भी अभी तक नहीं हुआ है। 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने और फिर वित्त मंत्री जी ने बजट में ये कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो उस समय का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2016 का, उसी के अंदर ये कहा गया था कि किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में, 17 राज्य मतलब तकरीबन आधे देश में, किसान परिवार की जो औसतन आय थी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2016, वो 20,000 रुपए साल की थी। यानी 1700 रुपए से कम में किसान परिवार गुजारा कर रहा था आधे देश के अंदर। तो ये तो 2016 का इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिकेशन क्लियर दिया था। और उसके बाद हमने देखा है कि 2019 में जो सबसे बड़ा एक सर्वे देश में होता है, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, वो 2018-19 के डाटा के ऊपर बेस्ड था। उसने ये बताया था कि सिर्फ खेती से, बाकी नॉन फार्म एक्टिविटीज को नहीं हम इसमें अगर ऐड करें, तो सिर्फ खेती से किसानों की आय जो थी वो 27 रुपए प्रति दिन थी। और ये जो डाटा है ये पिछले साल सरकार ने सितंबर में पेश किया है। तो इस पीरियड में हमें एक चीज बड़ी साफ नजर आती है कि किसानों की आय की वृद्धि कहीं नजर नहीं आ रही है उसी अनुपात में जबकि जो कमिटमेंट की गई थी पहले। एक किसान को एक इनकम रेगुलर एश्योर करना, गारंटी ही नहीं लेकिन एक एश्योर ये करना कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी लीगल सैंक्टिटी जो एमएसपी के है वो एक किसान को मिले ताकि जो उसकी इनकम में एक ग्रोथ हो पाए। और ये साथ साथ में तभी हो सकता है जब एक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म सारे देश में बने, जिसमें जाके किसान जो है अपने प्रोड्यूस का जो असली दाम है या अच्छा दाम है वो किसान मंडी में अचीव कर पाए। ये वो कातिल हेडलाइनें हैं जो 2019 के साल में आपको ड्रीम सीक्वेंस में ले गई थी। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना लॉन्च हुई। कहा गया कि 2021 से 24-25 के बीच 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे आधे पैसे वर्ल्ड बैंक से लिए जाएंगे। देश के 78 जिलों के हजारों ग्राम पंचायतों में गिरते भूजल के स्तर में सुधार लाया जाएगा। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए 2020 के बजट में मात्र 200 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो घटकर 125 करोड़ हुआ और खर्चा हुआ मात्र 37 करोड़, जबकि हर साल 1200 करोड़ खर्च होने थे। एक और योजना है जिसकी हेडलाइन काफी बड़ी छपी थी, किसानों को सोलर पंप देने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना का ऐलान हुआ। इसके तहत 34,000 करोड़ की घोषणा हुई, लेकिन बजट से पता चलता है कि 1500 करोड़ भी नहीं दिया गया। जितना मिलना था उसके 4% भी कम। इस योजना का लक्ष्य भी 2022 में पूरा होना था। 17,50,000 स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाए जाने थे, लेकिन लगे 75,098। दिसंबर 2021 में सरकार ने बताया है। 2018 के बजट में सरकार ने कहा कि आलू, प्याज, टमाटर जल्दी नष्ट हो जाते हैं,
इसके संरक्षण के लिए सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की तरह ऑपरेशन ग्रीन योजना लॉन्च कर दी। बाद में इसमें 22 आइटम और जोड़ दिए गए। 2021 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस योजना के तहत 18 जनवरी 2021 तक 10 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसमें से 5 रद्द हो गए और 5 लागू किए जा रहे। 2019-20 में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया, लेकिन खर्चा हुआ 2 करोड़। 99% पैसा खर्च ही नहीं हुआ। यह हाल है उन हेडलाइनों का जो बजट के बाद आपको फर्जी उम्मीदों से लबालब कर दे देती है। इस तरह से बजट को देखेंगे तो समझ आएगा कि क्यों हर वक्त प्रोपेगेंडा पर इतनी मेहनत की जा रही है। कल जब बजट में ऐलान होगा, मोटी मोटी हेडलाइनें छप जाएंगी, तो प्राइम टाइम के इस एपिसोड को याद रखिएगा कि इस तरह का ऐलान पहले भी हुआ, लेकिन काम वैसा नहीं हुआ, पैसा भी उतना नहीं दिया गया। 1 फरवरी के दिन आप मुझे 10 बजे से ही एनडीटीवी इंडिया पर बजट का कवरेज करते हुए देख सकते हैं। कमजोर हूं इसमें, इसीलिए इसकी तैयारी में यह सब डेटा मिल गया। झांसे वाली हेडलाइन से सावधान रहना है तो कल 10 बजे एनडीटीवी इंडिया पर आ जाइएगा, और हम यूट्यूब चैनल से भी लाइव पर रहेंगे। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। आज भारतीय किसान यूनियन ने देश के अलग अलग जगहों पर धरना देकर विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों का आरोप है कि एमएसपी पर कमेटी बनाने और किसानों पर केस वापस करने का वादा किया था, लेकिन ना तो कमेटी बनी है, ना बातचीत हुई है, और ना ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर से रविश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए। सारे पदाधिकारियों को धमका भाई इलाज कर देंगे बिल्कुल पक्का। मुजफ्फरनगर में विश्वासघात दिवस मना रहे किसान सरकार को बार बार गाजीपुर बॉर्डर के धरने की याद दिला रहे हैं। किसान नाराज है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वे अब तक अधूरे हैं। न किसानों पर केस वापस हुए हैं, न एमएसपी पर कमेटी बनी है, और न ही शहीदों को मुआवजा मिला है। उल्टे चुनाव में ये मुद्दे गायब किए जा रहे हैं। जो किसानों के अधिकार की बात करेगा, जो किसानों के हक की बात करेगा, मान सम्मान उसी सरकार का होगा, देश पर उसी का राज होगा। देश के अंदर 67% किसान बसेरा करते हैं। क्या बात करते हो, आपके किसान की बात नहीं होगी? आज तक जिसे भी पदासीन किया गया उसी ने कुछ नहीं करा, केवल खोखले वादे करे, और सबसे खोखले वादे सरकार न करे। भारतीय किसान यूनियन के लोग तहसीलों में धरने पर बैठे हैं। वहीं राकेश टिकैत आगे की रणनीति पर समर्थकों से अपने घर पर बैठक कर रहे हैं। वो कहते हैं सरकार ने अब तक एमएसपी पर बात नहीं की है, अब लोग उनका इलाज कर देंगे। तो अभी चुनाव के दौरान जब एमएसपी पर आपसे बताइए बात नहीं किया है। हाँ, बात नहीं कर रहे, तो फिर अब इसका क्या उपाय है? अब उपाय तो बता दें, गांव वाले अपने आप ही तो उपाय तो दे रहे हैं इनको उपाय तो सिखा रहे। गाँव में जब ये वोट मांगने जाते हैं तो उपाय सिखाते हैं इनको। अच्छा। बचने का हुनर, गांव से कैसे बच के कौन सी गली में को कहाँ को निकलना, ये हुनर ही तो है। ये सीख रहे सब, गांव वाले भी सिखाते हैं, ये भी सीख रहे। उधर सत्ता में बैठी बीजेपी के तमाम मंत्रियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सघन चुनावी अभियान छेड़ रखा है, लेकिन उनके भाषणों में जिन्ना और मुगल का जिक्र ज्यादा है और किसानों की एमएसपी की बात नदारद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसान बिल वापस लिया गया था, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि किसानों पे जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे और वो सुचारू रूप से कार्य चालू है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं कर रहे हैं आपके नेता। सब कार्य चल रहा है, आने वाले समय में और 10 दिन की बात है, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिक्षा, रोजगार, खेती, किसानी के मुद्दे गायब हैं। विश्वासघात दिवस के कई राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। हमारे जैसे पत्रकारों से भी नेताओं का सामना इन्हीं गांवों की गलियों में हो जाता है, लेकिन कोरोना के इस काल में, प्रचार के डिजिटल दौर में अब खेती किसानी की बात कम और मुगल कालीन बातें ज्यादा हो रही हैं। मेरठ से पवन कुमार तिवारी के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।